हेलो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ केमिस्ट्री वाला, आपका ही केमिस्ट्री वाला, ठीक है, आपका मेंटर। हाँ, तो बच्चों को बहुत डिमांड आ रहा था कि सर एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा देते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत आ रही है, रियल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत आती है, ठीक है। और यदि अपन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने कहा कि आप देखे होंगे कि हर साल कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में मीन्स जेई के अंदर और नीट के अंदर कहीं ना कहीं पक्का 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपन स्टार्टिंग से बात करेंगे, ठीक है। और बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई मूड में हो ना, मूड में होगे तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगा, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजीली नहीं आएगा समझ में। देखो कितना आसान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से अपन देख रहे हैं क्या ये क्या लिख रहे हैं इसको, इलेक्ट्रो और साथ में केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का क्या मतलब है बच्चे? इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री तो पता ही है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री। अब क्या एग्जैक्टली क्या मीन है इन चीजों का? देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन लिखते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, क्या लिखा? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of conversion of electric energy from chemical reaction और chemical energy and vice versa मतलब अपन क्या चाह रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रियल में अपन क्या देखेंगे बच्चे कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है या जो केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी से कहीं ना कहीं हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैंने कहा वाइस वर्सा, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी अपन केमिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। तो क्या है, सीधा अपन ये बोलें कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ये डिस्कस कराती है कि हम लोग केमिकल एनर्जी को किस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी में टर्न कर लेंगे और किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में टर्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने घरों में भी देखने को मिलता है बच्चे। आपके घर इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर में देखिएगा, अपनी गाड़ी जो होता है ना, गाड़ियों में देखिएगा, उसके अंदर जो बैटरी होता है उसमें कुछ न कुछ एक पानी जैसा बना हुआ होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में टर्न होता है। और आप अपने घरों में इन्वर्टर में देखिए, लाइट चली जाती है, लाइट आती है, तो वहाँ पे जो फिनोमिनन होता है आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट। आई होप सो लिख चुके होंगे, ठीक है बच्चे, बढ़े आगे। तो ये हमारा क्या है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन और वाइस वर्सा। वेल चल अब आगे बात करते हैं अपन आप देखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, तो 99.9% की बात कर रहे हैं, 100% की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि होता क्या है, इन एवरी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लीजिए, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साथ के साथ चलेगा, है ना बच्चे। तो क्या लिखते हैं, देखिए नॉट इन any chemical reaction oxidation and reduction takes place simultaneously।
नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और बच्चे ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है ना, वो दो टाइप के हैं। तो कहते हैं देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक को अपन बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन में रेडॉक्स फिडॉक्स का क्या मेरा मतलब है? तो सुन लीजिए मेरी बातों को। क्या है, ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि रेडॉक्स का क्या मतलब है, लेकिन अभी अभी मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां आ रही होगी वहां तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड होगा। मान लो एक को हम लोग एनोड मान ले, दूसरे को कैथोड मान ले, तो इलेक्ट्रोड होगा। और जब भी कोई एनोड और कैथोड होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बनता ही है ना बच्चे? ठीक है, फिर बाद में वो पूछेगा भैया रेडॉक्स में ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है? ठीक है, ये अपन 11th में भी थे तो हम लोगों ने बताया था जब हम सॉल्ट ब्रिज और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम का आप लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब क्या लिखा मैंने कि ये जो होता है ये दो टाइप के रेडॉक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स, एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स। अब क्या होगा, जो डायरेक्ट रेडॉक्स होता है उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स, इन दिस रेडॉक्स oxidation and reduction in this reduction takes place in same vessel। अब इस केस में क्या होगा बच्चे कि हमारे पास वेसल एक ही होगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, मतलब वेसल एक ही है और उसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी में रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये लो मैंने क्या करा, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है बच्चे, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, है ना? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद हुआ क्या, कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, गौरव को बता दो कि बात तो क्या हुआ, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मान लो अपन एक को बोल रहे हैं यहाँ पे एनोड और दूसरे को क्या बोल रहे हैं बच्चे, कैथोड, और इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब जब भी मैंने कनेक्ट किया तो मैं देखूंगा कि एक पे कहीं ना कहीं क्या होना शुरू हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरे पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका मतलब है यदि अपन एग्जाम्पल देखें कि ऐसा केस कब होता है, तो एग्जाम्पल में कब मेरे को मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में एक डायरेक्ट रिडॉक्स होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बच्चे, एक डायरेक्ट रिडॉक्स होता है, जिस डायरेक्ट रिडॉक्स में एक ही बर्तन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी के अंदर रिडक्शन भी होता रहता है। ठीक है ना? तो जब भी कभी एक बात याद रखिएगा बच्चे, जब भी कभी, अब वहां पे देखो फिर मैं नई एक बातें बताऊंगा आप लोगों को। इस केस में जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वहां बर्तन एक ही होता है, एक को एनोड बोलते हैं और दूसरे को कैथोड बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जहां पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स होगा, देखो ये केस इनडायरेक्ट रिडॉक्स का है, इस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस in two different vessels। अब यहाँ पे दो अलग अलग वेसल होंगे मेरे पास और दो अलग अलग वेसल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। देखो मैंने एक ले लिया और ये मैंने दूसरा ले लिया, ठीक है, और मैंने इसमें क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट, है ना बच्चे, मैंने इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ये मैंने इलेक्ट्रोड लिया और फिर मैंने ये इलेक्ट्रोड लिया, एंड इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस वन। Yes. Now again it is connected with salt bridge। इसके साथ ले लिया मैंने, salt bridge के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो फिर again it is electrolyte। मान लो अपन ऐसा कुछ ले लें, मान लो ये लिया मैंने ZnSO4 as an electrolyte और ये लिया मैंने जिंक।
यहाँ पे ये मैंने ले लिया क्या, कॉपर, और इसको ले लिया CuSO4, और ये है सॉल्ट ब्रिज। ये आगे बात करेंगे बच्चे कि सॉल्ट ब्रिज क्यों लिया था, क्या है सॉल्ट ब्रिज से हमें बेनिफिट क्या है, इनमें मोर। अब इस केस में इसको मैं एनोड बोल दूं और इसको मैं कैथोड बोल दूं। क्या बोल दूं, एनोड और कैथोड। अब इस पे फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, लेकिन इस केस में अपन देखें तो एक नई बात देखेंगे। इस केस में एनोड पॉजिटिव था, जबकि इस केस में देखें तो एनोड नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपन डिस्कस करेंगे बाद में चल करके मैंने ऐसा करा क्यों है। ठीक है, ये आगे के सेगमेंट में और भी बातें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उस केस के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता रहते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, redox reaction. And there are mainly two types of redox reaction. First one is known as direct redox and second one is indirect redox. In a case of direct redox, oxidation in this reaction, oxidation and reduction takes place in a single vessel. Here it is a single vessel and this one contains electrolytes as well as electrode. And at anode oxidation takes place and cathode reduction takes place. But in this case there are two different vessels, and in first case it has an electrode, it is known as anode, having oxidation takes place, and in this case reduction takes place. So write down guys, लिख लिया होगा बच्चे, लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर थोड़ा टाइम दे दीजिए लिखने के लिए। बिल्कुल लिखिए। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे थोड़ा सा कंडक्शन की। किसकी बात करते हैं, कंडक्शन की। अब ये कंडक्शन क्या है, अब आप सोचो कि मैंने दिखाया कि कहीं ना कहीं मेरे पास एनोड है, कैथोड है। अब एनोड और कैथोड है और इलेक्ट्रिक करंट लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कहीं ना कहीं आयंस फ्लो करेंगे। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, जब ये फ्लो करेगा तो क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना शुरू हुआ। तो अपन बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, कंडक्शन। अब कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन अ कंडक्टर और in an electrolyte, and electrolyte is known as conduction. इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, है ना बच्चे। चलिए, अब अपन बात करते हैं, ये जो कंडक्शन है ये भी दो टाइप के हैं। तो लिखते हैं देयर आर, क्या लिखते हैं बच्चे, करते हैं डिस्कस जैसे बच्चे। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन। तो किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन की। तो कह रहे हैं कि ये जो कंडक्शन को अपन देखें, तो कंडक्शन को देखेंगे तो ये कंडक्शन दो टाइप के हैं। तो क्या लिखे, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन। ठीक है बच्चे। तो देयर आर मेनली, आराम से, टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन। हम लोग बात करें कि मेनली कितने टाइप के कंडक्शंस हैं, दो टाइप के। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, बच्चे इस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को और भी अपन क्या बोलते हैं, दिस इज मेटालिक कंडक्शन, ठीक है। और दूसरा कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को और भी अपन बोलते हैं आयोनिक कंडक्शन,
ठीक है ना, आयनिक कंडक्शन। ठीक है बच्चे। अब कभी कभी ना डिफरेंस पूछता है इन दोनों में, क्या पूछेगा? अच्छा एक और चीज देखिएगा, ये कभी कभी ना बोर्ड में भी मैंने देखा है पूछा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या है कि ये कभी भी मेटालिक और आयोनिक कंडक्शन के नाम से नहीं पूछता। जब भी ये पूछेगा आपको तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, क्योंकि नाम में जैसे सिमिलैरिटी लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक, तो ऐसा केस पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के टाइम पे देखेंगे यहाँ पे कंडक्शन किसके थ्रू होता है? कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। किसके थ्रू होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। समझ पा रहे हैं ना, किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। जबकि यहाँ पे जो होगा कंडक्शन थ्रू आयंस, क्या होगा बच्चे? आयंस के थ्रू होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है, तो क्या मुझे कोई इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है? इलेक्ट्रोलाइट जब भी होगा तो उसमें आयंस होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कोई चक्कर नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूं क्या कि इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना बच्चे। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आराम आराम से लिखिएगा, ठीक है। थर्ड केस अपन बात क्या करते हैं कि यदि आपने इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डिक्रीज क्यों हो जाता होगा, है ना। तो डिक्रीज होने के पीछे मैं लॉजिक बता दूं कि सोचिए कि कोई मेरे पास कोई मेटल है, हाँ, और कोई मेटल है, और मेटल से होकर के मान लीजिए अपने पास ये मेटल है, इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, इसके इस तरह से कोई अरेंजमेंट है। आपने क्या करा? इसको गर्म कर दिया। जब आप गर्म करेंगे तो आप सोचिए, जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद क्या होगा? ये जो रैंडमनेस है वो कहीं ना कहीं और भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और भी डिस्टर्ब हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो कहते हैं जब आप हीट करते हैं, अब क्या होगा? जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं इसको अलाइनमेंट में लाने के लिए कुछ टाइम खर्च होगा। मतलब जो पहले की कंडक्टिविटी है, जो पहले का रेट ऑफ फ्लो है, वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जबकि इस केस में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो कहीं ना कहीं रेज कर जाता है। क्यों? क्योंकि सोचिए जब आप गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इजीली डिसोसिएट करेगा, और इजीली डिसोसिएट करेगा तो इजीली आयंस मिल जाएंगे मुझे। अरे भैया मैंने कहा CH3COH है, अब आपने उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है, अल्फा पे क्या होगा? कहीं ना कहीं मतलब जो CH3COH है तो उसको अपन तोड़े तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। जब आपने गर्म किया होगा तो COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में जो कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उसकी वजह से O नेगेटिव भागेगा और H पॉजिटिव भागेगा, तो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहीं ना कहीं रेज कर जाएगा। तो इस केस में अब जब ये आयंस ज्यादा होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बढ़ता जाएगा, है ना बच्चे। चलिए, तो कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की बात देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग मेनली कहाँ देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल में ये सारे आपको देखने को मिलेगा, मेटल और कंडक्टर्स, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मेनली आपको देखना होता है तो अपन कहाँ देखेंगे? जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, वहां देखने को ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है बच्चे। राइट ऑन। ठीक है, लिख चुके होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक, यदि आप पहली बार YouTube पे पहली बार आ रहे हैं और पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं यदि आपको अच्छा लगता है। एज वेल एज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि सर ये चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन कर दो। होता है क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, अपन तब भी एक्सपर्टाइज से आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि नहीं सर कुछ चीज़ें मेरे को समझना है, तो ऑलरेडी आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन होएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि सर ये चीज़ें मेरे को थोड़ा और समझना था। ठीक है, बातें करते हैं और मैं कोई दूसरा नहीं, आपका ही केमिस्ट्री वाला। ठीक है ना, यूट्यूब पे जाइएगा और ढूंढिएगा केमिस्ट्री वाला सर। ठीक है, डीके सर के नाम से मैं बहुत ही फेमस हूँ। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करेंगे हम लोग। अब जब हम लोग कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं करंट भी फ्लो होगा, और भाई जब कहीं ना कहीं करंट फ्लो होगा तो कोई ना कोई वोल्टेज भी होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, कोई ना कोई रेजिस्टिविटी भी होगी, है ना। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी अपन देखने को मिलेगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, और जहाँ पे करंट हो, जहाँ पे वोल्टेज हो, जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, भैया वहाँ पे तो ओम होगा ही होगा, है ना। ओम, मेरे दोस्त की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओम्स लॉ की, है ना। तो बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अपन लोग फिजिक्स में भी पढ़े, है ना। तो मैं लिखूं क्या? V इज इक्वल टू आई आर, और इसको लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R, है ना। और R, जहां पे R क्या है बच्चे? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा? ओम। अब एक बच्चा पूछता है कि सर रेजिस्टेंस होता क्या है? भैया ये तो अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछो, अभी बता देते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली, कि रेजिस्टेंस इज द फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक करंट जाना चाह रहा है, हाँ, 10 एम्पियर से 10 वोल्ट के ताकत से, और उसको जाने से कोई रोक रहा है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस में देखें तो मैंने क्या लिखा है? रेजिस्टेंस, हाँ, V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जहाँ पे V क्या है? वोल्टेज। क्या है भाई? V PD पोटेंशियल डिफरेंस, और I है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना बच्चे। आइए यहीं पे अपन पढ़ते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, है ना। और रो को लिख सकते हैं क्या? RA अपॉन L, है ना। और जहां पे रो क्या है? दिस इज रेजिस्टिविटी। क्या है बच्चे? रेजिस्टिविटी। इसी को कभी कभी ना हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यदि इसका ऐसा यूनिट देखें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इट इज ओम मीटर। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जो होगा ये इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग जिसके नेचर होंगे, हाँ, अलग अलग, यदि आपने कंडक्टर्स ले लिए तो उनकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग हो। ठीक है बच्चे, यहीं पे अपन और टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? G से। देखिए नाम से नहीं पता लग रहा है कंडक्टेंस, तो उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो अपन लिखे क्या? कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना बच्चे। याद रखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नाम है कंडक्टेंस और बात लग रहा है रेजिस्टेंस जैसा, है ना। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, है ना बच्चे। तो अपन इसका ऐसा यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा? दिस इज OHM इनवर्स, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को मैं लिख लूं क्या? MHO। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? साइमन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था ये, इसी को हम लोग S से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कंडक्टेंस। एक बार लिख जाइए आप लोग।
आई होप सो लिख चुके होंगे। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक हम लोगों ने करा रेजिस्टेंस, दूसरी बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, थर्ड बात कर रहे हैं कंडक्टेंस। आगे बात करेंगे अपन ठीक है बच्चे। आगे अपन बात करना चाह रहे हैं कंडक्टिविटी, और इसको अपन के से डिनोट करते हैं, के फॉर कपा। क्या बोलते हैं इसको, कपा। तो ये होता है, देखिए रेजिस्टिविटी तो लग रहा है क्या, सॉरी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, तो मैं इसको लिख दूं क्या, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना बराबर भैया, ठीक है। अब देखिए के को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का मैं एसआई यूनिट आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाना चाहिए, देखिए साइमन था, उसमें क्या था, मैंने लिखा था साइमन मीटर, हुआ क्या था रेजिस्टिविटी, अरे भैया ऐसे ना करा करो तुम लोग, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था, है ना, और इसको लिखता आर ए अपॉन एल हुआ था, ये था रेजिस्टिविटी, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर हुआ था ना, तो यहाँ पे रख लें तो ये क्या हो जाता, ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स, है ना, तो ये कितना हो जाएगा MHO और मीटर इनवर्स, इसी को अपन क्या लिखते हैं साइमन मीटर इनवर्स। बच्चे कभी कभी देखिएगा कि अपने को जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा ना, तो उसमें मीटर के बदले सेंटीमीटर में लिखा होगा, तो कितनी बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा था कि एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर इनवर्स, पर उसमें सेंटीमीटर में था। भाई देखो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और सेंटीमीटर में होगा तो 99.9% क्वेश्चन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर भी उसी सेंटीमीटर के ही टर्मिनोलॉजी में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, और या कुछ भी पूछ रहा होगा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो कंडक्टिविटी है, दूसरी बात करते हैं यहीं पे एक आता है सेल कांस्टेंट, और इसको अपन लिखते हैं जी स्टार से डिनोट करते हैं। तो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज अ कांस्टेंट डिफाइंड एज the length of wire, means ratio of length of wire or length of electrode divided by cross sectional area of this electrode or conductor। तो अपन G स्टार को इस तरह से लिख सकते हैं, G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन ए। तो बच्चे इसका SI यूनिट में देखना चाहूँ तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, दिस इज मीटर इनवर्स। अब देखिए मैंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी की बात करी, मैंने टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले किसकी बात करा था, सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस की बात करा, है ना भाई, रेजिस्टेंस की बात करा, ठीक है ना, जिसको अपन किससे डिनोट करते थे, R से। फिर मैंने कंडक्टेंस की बात करी G से, ठीक है, यहीं पे मैंने कंडक्टिविटी की बात करी K की, यहीं पे मैंने सेल कांस्टेंट की बात करी, ठीक है G स्टार से, और यहीं पे मैंने रेजिस्टिविटी की बात करी, रेजिस्टिविटी की बात करी, ठीक है अपन रो से। अच्छा एक और चीज बता दें, ये कंडक्टिविटी को ना बच्चे कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखा हुआ आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक कभी कभी आप न्यूमेरिकल देखिएगा उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी ना लिख करके वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख देता है, तो बोथ आर सेम। अब कहते हैं इन सब को मैं एक जगह देखने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा। अपन जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता था, रो L अपॉन ए, है ना भाई, इसको डिवाइडेड बाय 1 कर दें और 1 कर दें, इसको नीचे लेके आ जाए और इसको इधर लेके आ जाए, तो ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस L अपॉन ए हो गया। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, क्या लिख सकते हैं भाई, कंडक्टिविटी, और 1 अपॉन दिस वन इज कंडक्टेंस, और इसको लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली सबको अपन एक जगह लिखे तो क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब देखिए इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है बच्चे, तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ तक करिएगा, अगली सेगमेंट में और भी अपन बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, वहां पे अपना कंडक्टिविटी के साथ साथ एक मोलर कंडक्टिविटी वर्ड भी देंगे, मोलर कंडक्टेंस वर्ड भी बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोलेंगे, एंड मेनी मोर, तो डिस्कस करेंगे। हाँ, कीप वॉचिंग एंड एंजॉय, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू। चलिए बाय बाय बच्चे।